नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए कहानी वी आर इडियट्स। लेखिका हैं रुचिका अरुण शर्मा। पेशे से इंजीनियर रुचिका अरुण शर्मा जी पिछले कई दशकों से हिंदी में लगातार लेखन कर रही हैं। आज सुनिए उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पापा, आप मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दीजिए ना प्लीज़। रोहन ने अपने शूलेस बांधे और लिफ्ट के बाहर खड़ा हो गया। अरे, तुम यहाँ कैसे? कॉलेज में छुट्टियाँ हैं क्या? पड़ोस के मिस्टर दोषी ने पूछा। जी नहीं अंकल, मैंने यहीं इसी शहर में कॉलेज में दाखिला ले लिया है, रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यहीं कैसे? तुम तो दूसरे शहर के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, वहाँ से यहाँ क्यों? रोहन उनकी बात का जवाब दिए बगैर ही लिफ्ट में चला गया। अगली ही शाम को जब रोहन की माँ अपने दफ्तर से लौटी, पड़ोसन ने चुटकी लेते हुए पूछ ही लिया, क्या बात है रंजना, बेटे का कॉलेज बदल लिया? इन्हें तो है फोटोग्राफी का शौक और पहुँच गए इंजीनियरिंग में, सो वापस तो आना ही था। ओहो, तो ये बात है। मीन्स ही इज़ वन ऑफ द 3 इडियट्स। अब ये ताने और चुटकियाँ रंजना और उसके पति के जीवन का रोज़मर्रा का हिस्सा बन गए थे। आज तो हद ही हो गई। जब रोहन अपने अपार्टमेंट के बाहर बगीचे में टहनियों पर बैठे पक्षियों के फ़ोटो ले रहा था तो वहीं की एक रेजिडेंट ने छेड़ कर कहा, फोटोग्राफर साहब, पहले अपना हेयर कट तो करवा लेते। बाल देखें अपने, बटेर के पंख जैसे। जी चाहता है एक रबर बैंड लेकर चोटी बना दूं। तभी दूसरी महिला बोली, यदि फोटोग्राफर ही बनना था तो 12वीं में दिन रात कड़ी मेहनत कर इतने अच्छे अंक लाने की क्या आवश्यकता थी? सो सिली। रंजना अपने पति के साथ में बगीचे में सैर कर रही थी। उसने जब ये सुना तो उसका जी चाहा एक तमाचा उस महिला के मेकअप पुते चेहरे पर जड़ दे। कई बार सोचती सब उसकी ही गलती है। यदि वो नौकरी ना करती और अपने बेटे की परवरिश पर बचपन से ही ध्यान देती तो शायद आज वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करता। जिसे वो हॉबी समझ रही थी उसे वो अपना कैरियर बना लेगा, ऐसा तो उसने सोचा भी न था। अपने आप को ये दोषी समझकर कोसती कि जब वो इंजीनियरिंग करने चला ही गया था तो उसे महंगा कैमरा लेकर ही नहीं देना चाहिए था। शौक अपनी सीमा में ही रहता तो ज़्यादा ठीक था। कितना सोचती हो तुम दीदी, उसकी छोटी बहन फ़ोन पर कह रही थी। अरे कई बार बच्चे फेल भी तो हो जाते हैं, तो क्या ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है? एक ही तो बेटा है आपका। तभी तो चिंता है, इकलौता बेटा भी यदि कुछ ना कर पाए तो माता पिता का जीवन तो निरर्थक है। पर यही सोच तो हमें हमारे बच्चों को कुछ करने से रोकती है। हम इस तरह से क्यों ना सोचें कि इन्हें एक बार जो ये करना चाहें करने दें। इनकी भी तो महत्वाकांक्षाएं होती हैं जिन्हें हम अपनी महत्वाकांक्षाओं तले कुचल देते हैं। जिस काम को वे जी लगाकर करेंगे उस क्षेत्र में सफलता जरूर हासिल करेंगे। लेकिन ये इसके कैरियर का सवाल है, कैसे इसे मनमानी करने दें? आखिर अपनी ही ज़िंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष ये खो रहा है ना। दीदी, मैं मानती हूँ कि आपकी बात 100% सही है, लेकिन हर क्षेत्र में काम के जानकारों की आवश्यकता है। हम खाली डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए तक ही सीमित रह गए हैं, जिसके लिए 1 डिग्री से लेकर हमारे कितने युवा दर दर की ठोकरें खाते नजर आते हैं। लेकिन हम स्वयं उन्हें नज़रअंदाज कर कुछ सफल लोगों को ध्यान में रखते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उन सफल लोगों जैसे महान बने, और उसके लिए हम उनके जीवन भर के ख्वाबों को चकनाचूर कर देते हैं। तुम्हारी बात तो सही है, पर जिस पर यह गुजरती है वही इस दर्द को समझ सकता है। मैं तुम्हारे दर्द से वाकिफ़ होती थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहना भी तो पड़ता है। आखिर हम माँ बाप किस लिए होते हैं फिर? काफ़ी हद तक आप भी सही हैं दीदी। फिर भी मैं कहूँगी कि आप ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे या भविष्य में क्या होगा। कई बार बच्चे एक क्षेत्र में असफल हो जाते हैं और यदि उन्हें दूसरा मौका दिया जाए तो वे दूसरे क्षेत्र में बड़ा अच्छा कार्य कर जाते हैं। थिंक पॉजिटिव दीदी। अक्सर रंजना का चेहरा लटका ही रहने लगा, और तो और अब तो वो पड़ोसियों से भी नज़रें चुराने लगी। उसे लगता कहीं कोई उसके बेटे के बारे में सवाल न पूछ ले। न जाने लोगों को दूसरे के फटे में टांग डालने की आदत क्यों पड़ी है। जी करता है एक लगा दूं जब कोई मुझे मेरे रहन सहन के लिए टोका टोकी करे। मेरी मर्जी, मैं चाहे स्लीपर पहनकर बाहर जाऊं या फिर वरचासे के जूते, उससे उसको क्या लेना देना। रोहन बड़बड़ा रहा था। तो बेटा, समाज के अनुसार हमें अपना रहन सहन तो रखना पड़ेगा ना।
रंजना उसे समझा रही थी। हाँ, और ये समाज के अनुसार रहन सहन बनाया किसने? रोहन बहस करने लगा था और उसकी नई पीढ़ी के सवालों के जवाब रंजना के पास नहीं थे। अच्छा चलो बहस बंद करो, आओ खाना खा लेते हैं। हम किसी का मुंह बंद तो नहीं कर सकते ना। तू मेरा बेटा है और हमें सबसे प्यारा है, मैं तो बस यही जानती हूँ, रंजना ने उसका हाथ थामते हुए कहा। रोहन अपनी फोटोग्राफी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। आए दिन उसकी खींची तस्वीरें प्रदर्शनियों में स्थान पा रही थीं। उसकी अपनी पहचान भी बनने लगी थी। इंजीनियरिंग कॉलेज तो वो जा ही रहा था। जब क्लास होती वहीं जी लगाकर पढ़ लेता ताकि घर आकर पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान न देना पड़े। आप खामखा ही परेशान होती हो दीदी, आपका बेटा तो जीनियस है। देखो इंजीनियरिंग के साथ फोटोग्राफी भी कर रहा है, कहीं भी पीछे नहीं। रंजना ने यह बात रोहन को बताई तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। आज वो पूरे जोश के साथ रंजना से बात करने लगा था। मम्मा, आपको पता नहीं, फोटोग्राफी में भी अलग अलग फील्ड होते हैं, जैसे पीजी कोर्स ऑफ फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ग्रेजुएशन, इवेंट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वेडिंग शूट आदि। लेकिन सभी को तो इसके बारे में जानकारी नहीं है ना। कुछ नया सोचना ही नहीं चाहते और ना ही दूसरों को करने देते हैं। बस एक नौकरी करो जिससे आपका मासिक खर्च घर का चल जाए, और उस नौकरी में सारी ज़िंदगी हम दूसरों के लिए काम करते रहें। हम सिर्फ नौकरी तक ही सीमित क्यों रहें? अपना कारोबार भी तो शुरू कर सकते हैं, और पढ़ाई तो पढ़ाई है, भले ही किसी भी क्षेत्र में हो। हम क्यों सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर की भेड़ चाल में चलें? यदि सभी इंजीनियर डॉक्टर बन गए तो उन्हें कहाँ नौकरियां मिलने वाली हैं? पढ़ लिख कर उन्हें भी तो अपना कारोबार शुरू करना होगा, और या फिर बेरोज़गार घूमते रहेंगे, या हो सकता है कम तनख्वाह में अपना घर चलाने लायक नौकरी कर लें। दुनिया तो डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है ना। क्या फोटोग्राफर की डिमांड नहीं सोसाइटी में? रंजना को समझ आया कि अपने बारे में पॉजिटिव सुनकर वो कितना खुश हो गया, और वो अपने काम की कितनी जानकारी रखता है और उसके लिए फोकस्ड भी है, जबकि आस पड़ोसियों की नकारात्मक बातें सुनकर वो कितना अपसेट हो जाता है। अगले दिन जब वो दफ्तर के लिए तैयार हुई, रोहन की आवाज़ आई, मम्मा मुझे बस स्टॉप पर छोड़ देना प्लीज़, आज मैं लेट हूँ, रात को देर तक काम कर रहा था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। जैसे ही वो अपनी कार तक पहुँचा, और भाई फोटोग्राफ़र कहाँ तक पहुँची तुम्हारी यात्रा? क्या बेटा, इतने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग छोड़कर यहाँ जंगलों में जाकर फोटोग्राफी करते हो? अपनी शक्ल देखो, कितने हैंडसम हो तुम, और अपनी जवानी उन जंगली जानवरों की फ़ोटो खींचने में बर्बाद कर रहे हो। अंकल, आप इतने बरसों से एक ही जगह नौकरी कर रहे हैं, क्या आप इस नौकरी से खुश हैं? बेटा, हमारे ज़माने में कहाँ इतनी सुविधाएं और नौकरियां थीं। एक बार जहाँ लगे तो बस जम गए। 18 वर्ष में तो विवाह हो गया, जिम्मेदारियां आन पड़ी, तो फिर सोचने को कुछ रहा ही नहीं, वरना हमें भी सिंगिंग का बहुत शौक था। अभी आए ना असली बात पर अंकल। लेकिन आपने अपने शौक़ को मार कर नौकरी की, क्योंकि शादी हो गई, जिम्मेदारियां आन पड़ी, तो क्या शादी करना इतना ज़रूरी है? ये कैसी बात कर रहे हो तुम, इडियट। मैडम, बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, वरना ये तमीज़ भूल जाते हैं। अपने अपार्टमेंट के सज्जन के मुंह से निकले ये शब्द रंजना और उसके बेटे को चुभ गए थे। जब से अंकल मुझे टोक रहे हैं तो तमीज़, और मैंने आईना दिखाया तो बदतमीज़, रोहन बड़बड़ाया। अभी कुछ ही दिन बीते कि रंजना के दफ्तर की खास मित्र के चेहरे पर उदासी छाई थी, जिसे रंजना ने भांप लिया और बोली, क्या बात है निशी, कुछ परेशानी है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, बेटे के कॉलेज से फ़ोन आया है, कल वहाँ जाने के लिए फ़्लाइट का टिकट बुक किया है। कोई ख़ास वजह? फ़ोन किस लिए? रंजना ने पूछा। अब तुमसे क्या छुपाना रंजना, बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, पढ़ने में मन तो लगता नहीं, और ना ही हॉस्टल में रहने खाने की ठीक सुविधाएं हैं, छोड़ कर आना चाहता था। मैंने उसे समझा बुझाकर एक्स्ट्रा पैसे देने शुरू कर दिए ताकि उसे मेस का खाना अच्छा ना लगे तो बाहर खाना खाकर आ सके। कई सीनियर स्टूडेंट्स भी बाहर खाते हैं। बाहर आने जाने से न जाने किसकी संगत में ड्रग्स लेने लगा। एक बार पहले भी कॉलेज से शिकायत आई थी तो मैंने समझा दिया, किंतु अब तो वो अक्सर ड्रग्स लेते पकड़ा जाने लगा है। कल उसके दोस्त का फ़ोन आया कि 1 घंटे से बाथरूम बंद करके बैठा है। मुझे डर लगा कि कहीं कुछ कर ना ले, इसलिए उससे मिलने जा रही हूँ। मालूम हुआ
निशी का बेटा ड्रग्स का आदी नहीं, किंतु सीनियर्स के कहने से एक आध बार उसने ट्राई किया और वो हॉस्टल रूम में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। उसके बाद वार्डन ने उसे धमकाना शुरू किया और ब्लैकमेल भी करने लगा। यह वार्डन के लिए अतिरिक्त आय का एक जरिया था। हॉस्टल में दूसरे बच्चों का भी यही हाल है। बच्चे डर के मारे माता पिता से छुपाते हैं और वार्डन उसका फ़ायदा उठाते हैं। एक बार तो निशी को लगा कि वो वार्डन की शिकायत ऊपर तक करे, किंतु मालूम हुआ ऊपर से नीचे सब मिले हुए हैं, क्योंकि न जाने कितने बच्चे अपने माता पिता के दबाव के कारण वहाँ दाखिला ले लेते हैं और उसके बाद पढ़ाई में मन न लगने के कारण इन बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। उसने अपने बेटे से खुलकर बात की। वो मास कम्युनिकेशन करना चाहता था। वहाँ उसका दाखिला मिलते ही उसने अपने बेटे को इंजीनियरिंग छुड़वा दी। दफ्तर में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। निशी को मन ही मन बहुत बुरा महसूस हो रहा था, किंतु उसके अनुभव से रंजना अपने आप को मजबूत कर चुकी थी। जैसे ही किसी ने निशी पर तंज कसा, ओह, ही इज़ वन अमंग्स द 3 इडियट्स। ही इज़ नॉट, वी आर इडियट्स, रंजना ने जवाब दिया और आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराने लगी। अभी आप सुन रहे थे रुचिका अरुण शर्मा जी की लिखी हुई कहानी वी आर इडियट्स। उन पेरेंट्स के लिए ये कहानी शिक्षाप्रद है जो अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चों पर प्रत्यारोपित करते हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।